अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, जो कि एमडी कैट के लिहाज से देखेंगे। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। हाँ, मैं ये बता दूं, एमडी कैट के सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, जाके प्लेलिस्ट से सारे के सारे लेक्चर आप ले सकते हैं। एंजाइम के लिहाज से देखा जाए तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है प्रोटीन का, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको नज़र आता है ग्रुप है किसका मेरे बच्चे, ग्रुप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है उसको नाम दिया जाता है बेटा वो एंजाइम है। एंजाइम बेसिकली अगर देखा जाए ये बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन है। तो जो बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन है जो कि इन डिटेल में हमने स्टडी करना है उसको हम नाम देंगे वो एंजाइम है। एंजाइम का जो रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस है उनकी एफिशिएंसी को तेज़ करना, मतलब इसका काम है इंक्रीज़ करना। किसको इंक्रीज़ करना? इंक्रीज़ द एफिशिएंसी। अगर आप एफिशिएंसी नहीं कहते हो आप इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, एफिशिएंसी या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, हमारी बॉडी के अंदर चलने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी स्पीड को तेज़ करना अगर किसी की ज़िम्मेदारी है तो मेरे बच्चे उसको नाम दिया जाता है बेटा वो एंजाइम्स है। एंजाइम्स अगर देखा जाए एंजाइम्स तो मेरे बच्चे इसका सबसे बड़ा तो काम मैंने ये बता दिया, मगर ये भी याद रखिएगा ये बड़ा बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, बहुत मखसूस होता है, स्पेसिफिक होता है फॉर ईच केमिकल रिएक्शन, फॉर ईच केमिकल रिएक्शंस। तो हर केमिकल रिएक्शन का अपना एंजाइम होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मखसूस होता है और इसका काम जोन से ज़िम्मेदारी जोन सी है वो मेरे बच्चे मैंने आपको बता दिया। किसको इंक्रीज़ करना मेरे बच्चे? बायोकेमिकल रिएक्शन को तेज़ करना, ये एंजाइम की ज़िम्मेदारी है। कंपोजिशन के लिहाज से देखा जाए तो ये जिस चीज़ से मिलकर बनता है, जैसे कि आपको पता है कंपोजिशन के लिहाज से, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये प्रोटीन का ग्रुप का मेंबर है। तो बड़े कंपोज होता है, कंपोज बाय हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो काफ़ी ज़्यादा अमाइनो एसिड से जो मिलकर बनता है 100 कह लें या आप मोर देन 100 कह लें या लेस देन 100 कह लें मेरे बच्चे, उसको नाम दिया जाता है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड से जो मिलकर बनता है मेरे बच्चे उसको नाम दिया जाता है वो क्या है बेटा? एंजाइम है। तो मोर देन या लेस देन 100 से जो मिलकर बनता है उसका नाम क्या बेटा? वो एंजाइम है। अब जो एंजाइम है, एंजाइम अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो बड़ा इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर रखता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कैसे आता है ये आपने याद रखना है कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है ड्यू टू ज्वाइनिंग, जुड़ने से, और साथ ही साथ फोल्डिंग से। कौन सी चीज़ मेरे बच्चे? ऑफ अमाइनो एसिड चेन्स। तो जो अमाइनो एसिड्स की चेन है इसकी चेन्स के मिलने से मेरे बच्चे जो फोल्ड होकर और ज्वाइन होकर जो स्ट्रक्चर बनता है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या बेटा? एंजाइम का। तो एंजाइम की जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन है वो बेसिकली फोल्डिंग और ज्वाइनिंग ऑफ अमाइनो एसिड से बनता है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अब जो भी एंजाइम है, एंजाइम अगर देखा जाए तो आपके सामने फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है। अब ये जो मैं एंजाइम बना रहा हूँ आपने देखना है कि इसके दो साइड्स हैं, दो साइड, एक ये ऊपर वाली साइड है और इस साइड को नाम दिया जाता है एक्टिव साइट, और एक जो साइट है वो है इसके नीचे वाली और इसको नाम दिया जाता है कोफैक्टर साइट, कोफैक्टर साइट। तो दो साइट है एक एंजाइम की, एक का नाम है एक्टिव साइट और एक का नाम क्या बेटा? कोफैक्टर साइट। मतलब एक्टिव साइट की सबसे बड़ी पहचान चार्ज बेरिंग साइट, जिसके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज बेरिंग साइट ऑफ एंजाइम, उसका नाम क्या बेटा? एक्टिव साइट है। जिसको कहा जाता है कैटालाइटिक साइट, जहाँ पे कैटालाइसिस होती है, जो कैटालाइटिक साइट है बेटा उसका नाम है बेटा वो एक्टिव साइट है। बेटा जो कंपोज होती है, बनी होती है, कंपोज बाय फ्यू अमाइनो एसिड कह लें या आप कह सकते हैं 3 से 12 अमाइनो एसिड, 2 से 12 अमाइनो एसिड से जो मिलकर बनती है उस जगह को नाम दिया जाता है दे आर कॉल्ड एक्टिव साइट। तो आप कह सकते हैं जो 3 से 12 अमाइनो एसिड से मिलकर बन रही है वो बेटा एक्टिव साइट है। जो कैटालाइटिक साइट है या चार्ज बेरिंग साइट का नाम क्या बेटा? वो एक्टिव साइट है। ये बेटा एक ऐसी साइट है जहाँ पे अटैच होता है सबस्ट्रेट, साइट वेयर
इज अटैच ऑफ सबस्ट्रेट। तो जहाँ पे अटैच होता है सबस्ट्रेट, जिसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्या मेरे बच्चे, रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। तो बड़ा ऐसी जगह को नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड एक्टिव साइट है। तो पहली पहचान क्या है बेटा, चार्ज बेरिंग साइट। दूसरी पहचान क्या है, कैटालिटिक साइट। तीसरी पहचान क्या बताई, कंपोज बाय फ्यू अमाइनो एसिड। और चौथा मेरी पहचान मेरी ये बताई है कि जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होगा उसका नाम क्या बेटा, एक्टिव साइट है। ये मेरे बच्चे जो जगह है यहाँ पे जो अटैच होने वाला होता है उसको बेटा कहा जाता है कोफैक्टर। ये कोफैक्टर है। और जहाँ पे कोफैक्टर अटैच होता है बेटा उस जगह को नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड कोफैक्टर साइट है। दे आर कॉल्ड कोफैक्टर साइट। जहाँ पे एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट अटैच होगा और जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है हम उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एक्टिव साइट। हम उसको एक्टिव साइट का नाम देते हैं। अब बेटा जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर अगर कोफैक्टर को देखा जाए तो बेटा कोफैक्टर की सबसे बड़ी पहचान, जो एंजाइम का पूरा स्ट्रक्चर है वो तो आपको पता है प्रोटीन वाला है। और जो प्रोटीन के अलावा चीज़ होती है बेटा वो कोफैक्टर है। मतलब कि नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, उसको हम नाम देंगे। उस चीज़ को क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड कोफैक्टर। बड़ा कोफैक्टर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक एंजाइम के लिए। जैसे कि कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, मतलब कि इसकी नीड होती है, नीड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, नीड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। एक एंजाइम को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए अगर किसी की ज़रूरत होती है तो बेटा उसका नाम क्या है, दे आर कॉल्ड कोफैक्टर है। जो सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है, जो सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है, जहाँ से केमिकल एनर्जी प्रोवाइड होती है, हम बेटा उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड कोफैक्टर है। जो एक्ट करता है एज अ ब्रिज, एक्ट एज अ ब्रिज, जो ब्रिज के तौर पे काम करता है किन के दरमियान, बिटवीन सबस्ट्रेट और एंजाइम। तो बेटा सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान जो ब्रिज का काम करता है हम बेटा उसको नाम दे देंगे, दे आर कॉल्ड कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर की पहली पहचान प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, दूसरी पहचान केमिकल एनर्जी के लिए, तीसरी सबसे बड़ी पहचान ये काम करता है एज अ ब्रिज के तौर पर, हम इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड कोफैक्टर है। अब बेटा जो कोफैक्टर है इसकी अगर देखा जाए तो हमारे पास थ्री टाइप्स हैं जो कि आपको नज़र आते हैं कोफैक्टर की। जो पहली टाइप है उसको बड़ा नाम दिया जाता है एक्टिवेटर। दूसरी को नाम दिया जाता है कोएंजाइम और तीसरी को नाम दिया जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तीन तरह के हमारे पास कोफैक्टर है। प्रोस्थेटिक ग्रुप आ गया, कोएंजाइम आ गया, एक्टिवेटर आ गया। ये 2-3 तरह के हमारे पास मौजूद हैं जिसका नाम क्या है बेटा, कोफैक्टर। ये बेटा हमारे पास टाइप्स हैं। अब फॉर एग्जांपल देखा जाए, अगर मिसाल के तौर पर एक एंजाइम है और उस एंजाइम के साथ ये मेरे बच्चे सबस्ट्रेट अटैच होता है और जैसे सबस्ट्रेट अटैच होता है जाके कोफैक्टर भी अटैच हो जाता है। जैसे ये सबस्ट्रेट है और जैसे सबस्ट्रेट अटैच होता है फिर ये कोफैक्टर अटैच होता है, वैसे ये अटैच नहीं होता। तो ऐसा डी अटैचेबल वाला कोफैक्टर को नाम दिया जाता है एक्टिवेटर। तो सबस्ट्रेट के अटैच होने से कोफैक्टर अटैच होगा, वैसे अटैच नहीं होगा। तो ये जो डी अटैचेबल वाला मेरे बच्चे जो कोफैक्टर है इसको कहते हैं एक्टिवेटर। फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है और इसके साथ एक कोफैक्टर अटैच होता है लूजली, बहुत लूजली अटैच होता है, लूजली अटैच होता है। तो जो लूजली अटैच होता है ऐसे कोफैक्टर को नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड कोएंजाइम है। जैसे कि ये एक एंजाइम है और इस एंजाइम के साथ जो कोफैक्टर अटैच होता है कोवलेंट बॉन्ड बना के अटैच होता है, बड़ी मजबूती के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के अटैच होता है। तो ऐसे कोफैक्टर को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो हमारे पास अगर देखा जाए 3 तरह के आपके अटैचमेंट आ चुकी है। तो जो कोवलेंटली बाउंडेड होता है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम दे देते हैं। जो लूजली अटैच होता है वो कोएंजाइम है और वो जो उस वक्त अटैच होता है जब सबस्ट्रेट जुड़ेगा फिर अटैच होगा, ऐसे डीटैचेबल को कहते हैं, दे आर कॉल्ड एक्टिवेटर है। मतलब कि अगर मैं कहता हूँ इसके डेफिनेशन के अंदर डीटैचेबल कोफैक्टर,
डिटैचेबल कोफैक्टर फ्रॉम एंजाइम। तो एंजाइम से जो हमेशा डीअटैच रहता है और उस वक्त जुड़ता है जब सबस्ट्रेट जुड़ेगा, ऐसे कोफैक्टर को नाम देंगे एक्टिवेटर। अगर मैं कहता हूँ कोफैक्टर, ऐसा कोफैक्टर विच इज़ लूजली, जो कि बड़ी ही नाजुक तरीके से जुड़ता है फिर उतर भी जाता है, विच इज़ लूजली अटैच विद एंजाइम, जो एंजाइम के साथ बहुत ज़्यादा लूजली अटैच होता है, हम इसको कहते हैं दे आर कॉल्ड कोएंजाइम। अगर मैं कहता हूँ कोफैक्टर विच इज़ बाउंडेड, जो कि जुड़ा होता है किसके ज़रिए, कोवलेंटली बॉन्ड बनाकर, तो जो कोवलेंटली बाउंडेड होता है एंजाइम के साथ, हम उसको नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोस्टैटिक ग्रुप है। अगर देखा जाए जो एक्टिवेटर है ये मोस्टली इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, मोस्टली इनऑर्गेनिक भी होते हैं और साथ ही साथ फेडरल बुक के अंदर लिखा हुआ है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मगर पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक, मगर फेडरल बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ये मेरे बच्चे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास कोएंजाइम है ये मोस्टली अगर आप देखेंगे तो ये आपको नज़र आएंगे विटामिन्स के साथ साथ आप कह सकते हैं NAD भी हो सकता है और FAD, ये सारे के सारे एज अ कोएंजाइम फैक्टर के तौर पर रोल अदा करते हैं। प्रोस्टैटिक ग्रुप के अंदर अगर देखा जाए मोस्टली ये आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नज़र आएंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है सिर्फ और सिर्फ ये आपको नज़र आते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप के अंदर, और विटामिन्स वगैरह नज़र आते हैं आपको कहाँ पे बेटा, कोएंजाइम के अंदर नज़र आते हैं। जैसे कि इनऑर्गेनिक मैंने कहा कि पंजाब के अंदर लिखा हुआ है, पंजाब के अंदर लिखा हुआ है, और वो उसकी मैं एग्जांपल बता दूं कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम आयन हो गया, जैसे आयरन आयन हो गया, जैसे कि आप कह सकते हैं आयरन के साथ साथ कॉपर आयन हो गया, जैसे आप कह सकते हैं जिंक आयन हो गया इनऑर्गेनिक वाला। तो ये आप कह सकते हैं जिंक हो गया, या आप कह सकते हैं आयरन हो गया, या मैग्नीशियम हो गया, या कॉपर हो गया, ये सारे के सारे एज एक्टिवेटर के तौर पे काम करते हैं। मैं एग्जांपल देने लगा आपके सामने। एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस उस वक़्त काम करता है जब इसके साथ अटैच होता है मैग्नीशियम आयन, और ये उस वक़्त काम करता है जब ये अटैच होता है। ये एग्जाम्पल है किसकी बेटा, एक्टिवेटर की। कोएंजाइम में अगर मैं कहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे एक है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। ये उस वक़्त काम करता है जब मेरे बच्चे इसके साथ अटैच होता है NAD, तो ये एज अ कोफैक्टर के तौर पे काम करें NAD इस एंजाइम के साथ। इसी तरह साइटोक्रोम के साथ एक मौजूद होता है पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग ये आपने पढ़ा होगा क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के अंदर, जिसके पास आयरन भी होता है, आयरन भी होता है। तो ये साइटोक्रोम के साथ पोरफायरिन रिंग जो मौजूद होता है, कोवलेंटली मौजूद होता है, तो ये बेटा एज अ प्रोस्टैटिक ग्रुप के तौर पर रोल अदा करता है। तो जो कोफैक्टर की हमारे पास टाइप आ चुकी है वो तीन तरह की, एक है डीअटैचेबल, एक लूजली अटैच है, एक कोवलेंटली है। जो कोवलेंटली है वो प्रोस्टैटिक ग्रुप है, जो लूजली अटैच है वो कौन सा बेटा, कोएंजाइम है, और जो बेटा डीअटैच है वो कौन सा होता है बेटा, एक्टिवेटर होता है। इसी के लिहाज से ना हमारे पास दो टाइप्स के एंजाइम आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ एंजाइम। एक वो एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर में नहीं है, और एक वो एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर मौजूद है। तो लाजमी तौर पे कि आपको पता होगा जिसके पास कोफैक्टर नहीं है, हडराम होगा, उसको अपो एंजाइम कहा जाता है। और एक ऐसा एंजाइम होगा जिसके साथ कोफैक्टर अटैच होगा, वो होलो एंजाइम कहलाया जाएगा, होलो एंजाइम कहलाएगा। अपो एंजाइम कौन सा होगा, जिसके पास कोफैक्टर नहीं है, मतलब एन एंजाइम्स विदाउट इट्स, किसके बगैर होगा, कोफैक्टर, जिसके पास कोफैक्टर नहीं है, दे आर कॉल्ड अपो एंजाइम। होलो एंजाइम कौन सा होगा, एन एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम जो कि मौजूद होगा जिसके साथ विद इट्स कोफैक्टर, जिसके पास कोफैक्टर मौजूद है, हम उसको क्या नाम देंगे, होलो एंजाइम का नाम देंगे। तो दो तरह के एंजाइम है हमारे पास, अपो एंजाइम और होलो एंजाइम। जिसके पास कोफैक्टर नहीं है, जैसे अपो एंजाइम, ये इनएक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम्स है।
और एक ऐसा एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर मौजूद है, ये एक्टिव एंजाइम है, एक्टिव एंजाइम। और एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ हड हराम नखट्टू ना काम करने वाले एंजाइम की, तो बेटा आपको याद होना चाहिए पेप्सिनोजन। ये मेरे बच्चे एक ऐसा एंजाइम है जो कि मेरे बच्चे अपो एंजाइम है, और जो काम करने वाला होता है उसका नाम क्या बेटा, वो पेप्सिन है, पेप्सिन है। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन के लिहाज से। अब एक दो पॉइंट के साथ हम टॉपिक को ख़त्म करेंगे, और वो मेरे बच्चे ये है कि प्रेजेंस कहाँ पर है, मतलब कि एंजाइम कहाँ कहाँ पे नज़र आपको आते हैं। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो डिज़ोल्व होते हैं, डिज़ोल्व इन साइटोप्लाज्म, और जो साइटोप्लाज्म में डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं मेरे बच्चे याद रखिएगा, ये बेटा इन्वॉल्व होते हैं इन ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन, इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन। तो जितने भी ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन चलाते हैं वो सारे एंजाइम कहाँ पे होते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म में होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बाउंडेड होते हैं, बाउंडेड विद राइबोसोम्स, कुछ राइबोसोम्स के साथ अटैच होते हैं। और ये एंजाइम ऐसे होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब आप समझते होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। और इसी तरह अगर देखा जाए कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेरे बच्चे बाउंडेड होंगे किसके साथ बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ बाउंडेड होते हैं वो बेटा इन्वॉल्व होते हैं इन सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेल की रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें आप कह सकते हैं क्रब साइकिल आ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ गई, उसके साथ बनाने वाले सारे माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होंगे। कुछ बाउंडेड होते हैं क्लोरोप्लास्ट के साथ, और जो क्लोरोप्लास्ट के साथ बाउंडेड होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इन फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस चलाने वाले एंजाइम्स है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, जिसमें लाइट रिएक्शन भी आ जाता है, डार्क रिएक्शन भी आ जाता है। तो ये सारी के सारी टर्म्स आपको याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। इन्हीं में से आपके सामने एमसीक्यूज़ आना है, इन्हीं में से आपने पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है, और इन्हीं में से किसी भी फॉर्मेट में आपके पास एमसीक्यूज़ आएगा, आप उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।